तोरो वातानाबे एक शांत और गंभीर इंसान है। अब वो 30 की उम्र पार कर चुका है और एक बिजनेस ट्रिप पर जर्मनी जा रहा है। जैसे ही प्लेन उतरने लगता है, स्पीकर से एक हल्की धुन बजती है, नॉर्वेजियन वुड बीटल्स का गाना। गाना सुनते ही तोरो का दिल कस जाता है। उसे अपने कॉलेज के दिनों की याद आने लगती है। उसे नाओको की याद आती है, जो उसके सबसे अच्छे दोस्त किजुकी की गर्लफ्रेंड थी। किजुकी की मौत के बाद तोरो और नाओको करीब आ गए थे। उनके बीच की चुप्पी भी गहराई से भरी थी। प्लेन जमीन पर उतर चुका होता है, पर तोरो की सोच टोक्यो की सड़कों और बीते दिनों में भटक रही होती है। तोरो को याद है एक दिन जब उसने नाओको को टोक्यो की भीड़ भरी सड़क पर देखा। किजुकी की मौत को काफी समय हो चुका था। शहर में शोर था, रोशनी थी, भीड़ थी, लेकिन जैसे ही तोरो ने नाओको को देखा, सब कुछ थम सा गया। वे ज्यादा कुछ नहीं बोले, बस साथ चलने लगे। उनके कदमों की आवाज हल्की थी और उनकी चुप्पी सुकून भरी थी। बिना कुछ कहे भी वे एक दूसरे को समझते थे। दोनों अभी भी किजुकी की कमी महसूस कर रहे थे। शहर का शोर जैसे कहीं दूर चला गया था। उनके बीच एक शांत लेकिन गहरी डोर बंधी थी। वे एक शांत से कैफे में बैठते हैं और काफी देर तक किजुकी और पुराने दिनों की बातें करते हैं। नाओको अक्सर नहीं मुस्कुराती, लेकिन जब भी मुस्कुराती है, वो मुस्कान बहुत प्यारी होती है, जैसे एक फूल कुछ देर के लिए खिलता है। तोरो उसकी हर बात ध्यान से सुनता है। वो नाओको के दर्द में उसका साथ देना चाहता है। उसके मन में नाओको के लिए भावनाएं गहराने लगती हैं। नाओको टोक्यो छोड़कर पहाड़ों में एक शांत जगह चली जाती है। ये एक खास मानसिक स्वास्थ्य केंद्र सैंटोरियम है, जहां लोग शांति और आराम से अपना मन ठीक कर सकते हैं। तोरो शहर में ही रहता है, लेकिन नाओको उसे चिट्ठियां लिखती है। ये चिट्ठियां दोनों के लिए बहुत अहम हो जाती है। तोरो उसे बहुत याद करता है, पर जानता है कि नाओको को ये शांति जरूरी है। यूनिवर्सिटी में तोरो की मुलाकात मिदोरी कोबायाशी से होती है। वो बहुत एनर्जेटिक और बिल्कुल खुलकर बात करने वाली लड़की है। उसकी बातें तोरो को चौंका देती है। वो नाओको से बिल्कुल अलग है। मिदोरी की मौजूदगी तोरो की शांत दुनिया में जैसे धूप सी आ जाती है। तोरो को उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। एक बरसाती रात तोरो के पास नाओको का फोन आता है। उसकी आवाज बहुत धीमी और अकेली लगती है। वो बताती है कि पहाड़ों में रहना, पुरानी यादों से जूझना कितना मुश्किल है। तोरो ध्यान से सुनता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। कॉल के बाद वो बहुत दुखी और बेबस महसूस करता है। वो चाहता है कि वो उसके पास होता। तोरो नाओको से मिलने सैनिटोरियम जाता है। वहां बहुत शांति और प्रकृति है। नाओको थोड़ी कमजोर और पीली लगती है, लेकिन उसे तोरो को देखकर खुशी होती है। वे साथ चलते हैं, बातें करते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। वहां की हवा और पेड़ों की हल्की आवाज उस पल को बहुत खास बना देती है। सैनिटोरियम में तोरो की मुलाकात रेइको से होती है, जो नाओको की करीबी दोस्त है। रेइको बहुत अच्छी गिटार बजाती है और अक्सर शाम को गाने गाती है। एक रात वो नॉर्वेजियन वुड बजाती है। ये संगीत तोरो के दिल को छू जाता है। उसे अपने बीते दिनों, नाओको और अपने अंदर के अनकहे जज्बात याद आ जाते हैं। अपने दौरे के दौरान तोरो और नाओको एक शांत और भावुक पल साझा करते हैं। वे पास पास बैठते हैं। उनके हाथ बस छूने ही वाले होते हैं। वे सब कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखें सब कह देती है। दुख, अपनापन और तड़प। तोरो उसे संभालना चाहता है। ये पल बहुत नाजुक होता है, जैसे कोई सपना जो टूट सकता है। तोरो टोक्यो लौट आता है। उसका जीवन फिर से पढ़ाई और लोगों से मिलने जुलने में व्यस्त हो जाता है। मिदोरी अक्सर उसके साथ होती है और उसे हंसाने लगती है, पर नाओको की चिट्ठियां अब भी आती रहती है, उसके जज्बात और सोचों से भरी हुई। तोरो कुछ भी करता हो, पर उसका एक हिस्सा हमेशा नाओको के पास ही रहता है। मिदोरी अब तोरो की जिंदगी में और भी अहम हो जाती है। वो मजाक करती है, बेझिझक बोलती है और तोरो को अपने साथ समय बिताने को कहती है।
उनके बीच हंसी और हल्कापन होता है। तोरो को उसके साथ रहना अच्छा लगता है और उसके दिल में मिदोरी के लिए भी कुछ महसूस होने लगता है। एक रात मिदोरी तोरो से अपने दिल की बात कह देती है। वो बिना कोई बात छिपाए अपने जज्बात साफ साफ बता देती है। तोरो हैरान हो जाता है, लेकिन उसके शब्द उसे छूते हैं। नाओको से मिदोरी बिल्कुल अलग है, लेकिन वो तोरो की जिंदगी में एक नई रोशनी लाती है। तोरो सोचने लगता है कि क्या वो मिदोरी के साथ रह सकता है। तोरो खुद को दो रास्तों के बीच खड़ा महसूस करता है। वो नाओको से बहुत प्यार करता है, लेकिन मिदोरी के करीब भी है। नाओको की चिट्ठियां अब कम आने लगी हैं, और जो आती है उनमें दुख और खो जाने जैसा भाव होता है। तोरो उसके लिए परेशान हो जाता है और साथ ही मिदोरी को लेकर भी उलझन में रहता है। वो घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। एक दिन तोरो को रेइको की तरफ से एक चिट्ठी मिलती है। जो वो पढ़ता है वो उसे अंदर से तोड़ देता है। उसमें लिखा हुआ बहुत कुछ साफ नहीं होता, लेकिन बात बहुत दर्दनाक होती है। उसका दिल टूट जाता है। वो अकेले बैठा होता है, इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। रेइको की चिट्ठी पढ़ने के बाद तोरो को लगता है कि उसकी दुनिया बदल गई है। टोक्यो की सड़कों पर चलते हुए भी उसे लगता है कि सब कुछ अजनबी हो गया है। वो भीड़ में होता है, लेकिन अंदर से अकेला महसूस करता है। उसका दिल दुख से भरा होता है और उसे नहीं पता कि अब क्या करना है। ये पल उसकी जिंदगी का एक मोड़ बन जाता है, जब उसे तय करना होता है कि अब इस दर्द के साथ कैसे आगे बढ़े।